अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू डिन स्टोरीज चैनल। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाकर तमाम वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। पेश खिदमत है ऐनक वाला जिन। ज़कूटा, यामाग और उम्रू अय्यार हवा में उड़ रहे थे। वो गैबी हालत में थे। इनके दरमियान थोड़ा थोड़ा फासला था, मगर वो एक दूसरे को बराबर देख रहे थे। इनकी मंजिल सामरी जादूगर का शहर था। सबके दिल में ये खतरा मौजूद था कि खुदा जाने जादूगर की बेटी की खोपड़ी में असर है या नहीं। वो तिलिस्म और जादू के शहर में जा रहे हैं। सामरी का जादू बड़ा आतिशी है। कहीं ऐसा ना हो कि सामरी के अजदहे इन्हें अपनी आग में जलाकर खत्म कर दें। मगर इन्हें अपने दोस्त नस्तूर का सर भी लाना था। वो नहीं चाहते थे कि इसके कटे हुए सर और लाश की बेहुरमती हो। इसके बाद इन्हें नस्तूर की लाश तलाश करके इसे सर के साथ इज्जत के साथ फातिहा पढ़कर दफन करना था, और फिर नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट भी सामरी के कब्जे से वापस लाना था। ज़कूटा ने अहद कर रखा था कि इसे सामरी से अपने प्यारे दोस्त नस्तूर के कत्ल का बदला भी लेना है। तीनों दोस्त एक ही तरह के परेशान कर देने वाले ख्यालात सोचते हुए हवा में उड़े चले जा रहे थे, और दूर से सामरी के शहर, इसके जादू नगरी की ऊंची फसील धुंधली धुंधली नजर आने लगी थी। जैसे ही वो जादू नगरी की दीवार के करीब पहुंचे, एक तेज चीख इनके कानों के करीब से होकर निकल गई। तीनों अपनी अपनी जगह पर होशियार हो गए। इसके बाद फिजा में अचानक चुड़ैल बिलबतोड़ी जाहिर हो गई। इसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा खौफनाक हो रहा था। इसने लंबे नोकीले नाखूनों वाले हाथ फैला रखे थे। वो हवा में एक गोल दायरे की शक्ल में उड़ रही थी और चीख मारकर बार बार कह रही थी, सामरी के जादूगर, सामरी के अजदहो, होशियार हो जाओ। सामरी के दुश्मन हमारी फिजा में दाखिल हो गए हैं। उम्रू अय्यार आगे आगे था, ज़कूटा इसके पीछे था। इसके पीछे यामाग साम था। उन्होंने अपनी अपनी जगह पर अंदाजा लगा लिया कि बिलबतोड़ी चुड़ैल को वो नजर नहीं आ रहे, वरना चुड़ैल सीधा इन पर आकर हमला करती। मगर चुड़ैल कभी इस तरफ जा रही थी, कभी उस तरफ भाग जाती थी। साफ लग रहा था कि वो इन्हें फिजा में तलाश करने और इन्हें देखने की कोशिश कर रही है। ये सूरत हाल देखकर तीनों दोस्त हवा में उड़ते उड़ते एक दूसरे के करीब आ गए। ज़कूटा ने यामाग साम और उम्रू अय्यार के कान के करीब मुंह ले जाकर कहा, लड़की की खोपड़ी ने काम दिखा दिया है। बिलबतोड़ी चुड़ैल भी हमें नहीं देख सकती। इसके जादू का भी हम पर असर नहीं हो रहा। यामाग ने सरगोशी में कहा, ये बड़ी अच्छी बात हुई है। उम्रू, तुम सीधा शहर के दरवाजे की तरफ चलो और नस्तूर का सर उतारकर जंबील में डाल लो। ठीक है। ये कहकर उम्रू अय्यार ने अपना रुख सामरी की जादू नगरी के दरवाजे की तरफ कर लिया। ज़कूटा और यामाग साम अब इसके बिल्कुल साथ लगकर हवा में उड़ रहे थे। बिलबतोड़ी चुड़ैल को यामाग साम, उम्रू अय्यार और ज़कूटा जिनके जिस्मों की गर्मी महसूस हो रही थी, मगर इन तीनों में से कोई भी इसे दिखाई नहीं दे रहा था। बिलबतोड़ी चुड़ैल सख्त गुस्से में गजबनाक होकर हवा में चक्कर लगा रही थी। इधर सामरी को भी पता चल गया था कि इसके तीन दुश्मन जादू नगरी की फिजाओं में दाखिल हो गए हैं। इसने तख्त पर बैठे बैठे अजदहों को हुक्म दिया कि फौरन अपने गारों से निकलो और दुश्मन को अपनी आग के शोलों में जलाकर भस्म कर दो। इसी वक्त अजदहों की एक फौज मुंह से आग के शोले बुलंद करती, गरजती, शोर मचाती, फुनकारे मारती अपने अपने तारीख गारों से निकली और जादू नगरी की तरफ परवाज कर गई। ज़कूटा ने उम्रू अय्यार से कहा, उम्रू देर ना करना, दरवाजे पर जाते ही नस्तूर के सर को उतारकर जंबील में डाल लेना। उम्रू को शहर का दरवाजा नजर आने लगा था। इसने कहा, फिक्र न करो ज़कूटा। ज़कूटा और यामाग साम गैबी हालत में उम्रू के साथ साथ थे, मगर जरा पीछे होकर उड़ रहे थे। इन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो शहर के दरवाजे पर पहुंचते ही या नस्तूर के सर को हाथ लगाते ही इन पर सामरी के जादू का असर हो जाए। उम्रू अय्यार दरवाजे के करीब आ गया। अब वो अपने दोस्त नस्तूर का कटा हुआ सर दरवाजे के दरमियान लटकता साफ देख रहा था। वो गोता लगाकर दरवाजे की तरफ गया। फिजा में चीखों की आवाजें गूंजने लगी। सामरी के अजदहे भी आग उगलते वहां पहुंच गए। यामाग साम और ज़कूटा डरकर एक तरफ हो गए। बिलबतोड़ी चुड़ैल चीख चीख कर अजदहों को कह रही थी, इधर आओ, दुश्मन इधर हैं, यहाँ से मुझे इनकी बू आ रही है। मगर सामरी के अजदहे तो जैसे अंधे हो गए थे। इन्हें न यामाग नजर आ रहा था, न उम्रू अय्यार दिखाई दे रहा था, न ज़कूटा जिन नजर आ रहा था। इनके जिस्मों से उठने वाली लहरें भी किसी को महसूस नहीं हो रही थी। सिर्फ बिलबतोड़ी चुड़ैल एक ऐसी चुड़ैल थी जिसको यामाग, उम्रू और ज़कूटा की हल्की हल्की बू भी आ रही थी, और ये एहसास भी हो रहा था कि ये तीनों दुश्मन फिजा में मौजूद हैं, मगर इन पर बिलबतोड़ी का जादू नहीं चल रहा था। अजदहों ने चारों तरफ आग उगलनी शुरू कर दी थी। आग के शोले उम्रू, यामाग और ज़कूटा के जिस्मों से टकराते, मगर इनको जरा भी गर्मी महसूस नहीं होती थी। इन पर अजदहों की आग का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उम्रू अय्यार लपक कर दरवाजे की तरफ गया और झपट्टा मारकर इसने दरवाजे पर लटकता हुआ नस्तूर का सर उतारा और अपनी जंबील में डाल लिया। इसके साथ ही वो ऊपर को उठ गया। यामाग साम और ज़कूटा भी इसके पीछे पीछे ऊपर को उठ गए। अजदहों की आग तेज हो गई। बिलबतोड़ी चुड़ैल ने नस्तूर के सर को गायब होते देखा तो चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया।
जब सामरी को ये खबर मिली कि नस्तूर का सर दुश्मन उतार कर ले गया है तो वो तख्त पर बैठे बैठे गजबनाक होकर खड़ा हो गया। इसकी आंखों से चिंगारियां फूटने लगी। इसने एक गरजदार आवाज निकाली और मंत्र पढ़कर फूंका। उसी वक्त वहाँ एक 6 मुंह वाला अजदहा नमूदार हो गया। सामरी ने अजदहे को हुक्म दिया, मेरे दुश्मन नस्तूर का सर उठाकर ले गए हैं, वो मेरे शहर में हैं, इन्हें जलाकर खाक कर डालो, जाओ। 6 मुंह वाले अजदहे ने फुनकार मारी। इसके 6 मुंह में से आग उगलने लगी। अजदहा गायब हो गया। ये अजदहा शहर की फिजा में आग बरसाता हुआ उड़ने लगा, मगर वो भी यामाग, उमरू और जकूटा को तलाश ना कर सका। जकूटा, उमरू अय्यार और यामाग साम इस वक्त तक प्रवास करते हुए शहर की फिजाओं से दूर, बहुत दूर जा चुके थे। बिलबतौड़ी चुड़ैल को भी अब इनमें से किसी की बू नहीं आ रही थी। चुड़ैल बार बार अपना सर पीटती और चीख चीख कर कहती, नस्तूर का सर हमारे दुश्मन ले गए, अब क्या होगा? सामरी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और जकूटा के बच्चे यामाग, साम, उमरू अय्यार, मैं चुड़ैलों की सबसे बड़ी देवी की कसम खाती हूँ, अगर जिंदा रही तो तुम तीनों को अपने हाथों से भून कर खा जाऊंगी। ऐन इसी वक्त एक बदरू चुड़ैल बिलबतौड़ी के सामने आ गई। इसने चीख कर कहा, बिलबतौड़ी, तुझे सामरी ने बुलाया है, जल्दी चल, सामरी सख्त गुस्से में है। चुड़ैल बिलबतौड़ी को खौफ के मारे पसीना आ गया। समझ गई कि अब इसकी मौत आ गई है। बदरू बोली, क्या सोच रही है बिलबतौड़ी? जल्दी चल, नहीं तो सामरी का गुस्सा तुझे इसी जगह भस्म कर देगा। चलती हूँ चलती हूँ, चुड़ैल बिलबतौड़ी ने आहिस्ता से कहा और गायब होकर सीधी सामरी के महल में पहुँच गई। सामरी जादूगर अपने महल में चुड़ैल बिलबतौड़ी का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। वो सख्त गुस्से में था। इसकी आंखों से शोले निकल रहे थे। बिलबतौड़ी अंदर आई तो सामरी इस पर बिजली की तरह कड़का। बिलबतौड़ी, नस्तूर के साथी जिन हमारी जादू नगरी में दाखिल हो गए हैं। वह नस्तूर का कटा हुआ सर चुरा कर ले गए हैं। इनको यहाँ आने की जुर्रत कैसे हुई? तुम चुड़ैलों और जादूगरों को मैंने किस लिए पाल रखा है, बोलो। सामरी की कड़कदार आवाज से महल की दीवारें कांपने लगी थी। बिलबतौड़ी हाथ बांधे खड़ी थर थर कांप रही थी। सामरी ने जोर से फर्श पर पांव मारकर कहा, नस्तूर के साथी जिन्नों के नाम यामाग, उमरू और जकूटा हैं। मैंने अपने तिलिस्मी अजदहों को इनके पीछे लगा दिया है। जो होगा मैं संभाल लूंगा। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। इंसानों की दुनिया में जादूगर के पास वापस दफा हो जाओ। अब अगर इंसानों की दुनिया से कोकाफ का कोई जिन हमारी जादू नगरी की तरफ आया तो मैं तुम दोनों की बोटियां उड़ा दूंगा। दफा हो जाओ। बिलबतौड़ी थर थर कांपती वहाँ से गायब हो गई। सामरी ने अपने खास जादूगर को बुलाकर कहा, जादू नगरी के चारों तरफ फिजाओं में तिलिस्मी मौत का खूनी जाल फैला दिया जाए। उमरू अय्यार, जकूटा और यामाग जहाँ भी हैं इन्हें कब्जे में करो। इनके सर भी काटो और नस्तूर का कटा हुआ सर भी हमारे पास वापस ले आओ। जादूगर ने सर झुकाकर कहा, ऐसा ही होगा सामरी आका। इस वक्त जकूटा जिन, उमरू अय्यार और यामाग साम सामरी के महल से हजारों मील दूर जादू नगरी के एक वीरान जंगल में पहुंच गए थे। वो नीचे एक वीरान किले के खंडर देखकर वहां उतर आए। जकूटा ने कहा, खुदा का शुक्र है हम नस्तूर का सर लेकर और अपनी जान बचाकर सामरी के महल से निकल आए। कलाम जादूगर की बेटी की खोपड़ी ने कमाल कर दिया। अगर खोपड़ी हम अपने माथों पर ना रगड़ते तो ना हम नस्तूर का सर वापस ला सकते थे, ना जिंदा बचकर आ सकते थे। यामाग साम कहने लगा, उमरू, मेरा ख्याल है नस्तूर का सर तुम अभी अपनी जंबील में ही रखो। उमरू बोला, हाँ, हमें नस्तूर की सरकटी लाश भी तलाश करनी है। अभी इसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ पर पड़ी है। जकूटा कहने लगा, इसका भी पता चल जाएगा, मगर सबसे पहले हमें नस्तूर का लॉकेट हासिल करने के लिए एक बार फिर सामरी के महल में जाना होगा। कलाम की बेटी सांची की खोपड़ी ने कहा था कि सामरी ने नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट अपने पलंग के नीचे तहखाने में छुपा रखा है। उमरू ने कहा, हम वहाँ तक जा सकते हैं क्योंकि हम पर सामरी के तिलिस्म का कोई असर नहीं होता। जकूटा ने कहा, मगर हमें बेहद एहतियात करनी होगी। अगर हम में से किसी पर पानी की छींट पड़ गई तो खोपड़ी के जादू का असर खत्म हो जाएगा और हम जहाँ भी होंगे, जिस हालत में होंगे, पकड़ लिए जाएंगे। यामाग सांप बोला, मेरा ख्याल है हमें एक एक करके जाना चाहिए, यानी पहले मैं जाऊं, अगर कामयाब लौट आया तो फिर किसी दूसरे को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर किसी मुश्किल में फंस गया तो तुम में से कोई दूसरा मेरे पीछे आ सकता है। इस तरह हम सुलेमानी लॉकेट हासिल करने के वास्ते 3 बार कोशिश कर सकते हैं। जकूटा ने कहा, ये तरकीब अच्छी है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। उमरू, तुम्हारा क्या ख्याल है? उमरू बोला, जो तुम दोस्तों की राय वही मेरी राय, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। जकूटा बोला, ठीक है यामाग, पहले तुम अल्लाह का नाम लेकर सामरी के महल की तरफ निकल चलो। याद रखना, सामरी की ख्वाब का महल के अंदर दूसरी मंजिल पर है। इसके पलंग के नीचे से तहखाने को रास्ता जाता है जहाँ इसने सुलेमानी लॉकेट छुपा रखा है। हम तुम्हारा इसी पुराने किले के खंडर में इंतजार करेंगे। अगर तुम्हें वापस लौटने में ज्यादा देर हो गई तो फिर उमरू अय्यार तुम्हारे पीछे आएगा। यामाग सांप बोला, बिल्कुल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यामाग सांप ने आसमान की तरफ मुंह करके फुनकार मारी और हवा में ऊपर ही ऊपर बुलंद होता गया। जब वो एक खास बुलंदी पर आ गया तो इसने सामरी के महल की तरफ परवाज शुरू कर दी।
इस वक्त सामरी के सैयारे पर दिन डूब रहा था। शाम के साए बढ़ रहे थे। वो उड़ता चला गया क्योंकि अब इस बात का इसे कोई डर नहीं था कि सामरी का तिलिस्म इस पर असर करेगा या सामरी की बदरूहें और अजदहे इसे अपनी आग में जला देंगे। यामाग इंसानी शक्ल में और गैबी हालत में था। इसकी रफ्तार किसी जेट हवाई जहाज से भी दुगनी तेज थी। चुनाचे थोड़ी ही देर गुजरने के बाद यामाग को सामरी जादूगर के महल के मीनार डूबते सूरज की रोशनी में नजर आने लगे। यहाँ यामाग के इर्द गिर्द अजदहे और बदरूहें परवास कर रही थी। वो सामरी के महल की फिजाओं की रखवाली कर रही थी। अजदहे थोड़ी थोड़ी देर के बाद भुनकार मारकर आग उगलते तो सारा आसमान सुर्ख हो जाता, मगर इनमें से किसी को भी यामाग साम उठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। ना ही किसी अजदहे को यामाग के जिस्म की बू आ रही थी। ये कालाम जादूगर की बेटी सांची की खोपड़ी का असर था। यामाग सामरी के महल के ऊपर पहुंच गया। यहाँ बड़े जबरदस्त और हलाक कर देने वाले तिलिस्म की लहरों का जाल बिछा हुआ था, मगर यामाग बड़ी आसानी के साथ इस तिलिस्मी जाल में से गुजर गया। इस वक्त सामरी अपने खास कमरे में सारे जादूगरों और चुड़ैलों को बुलाकर इनके साथ खुफिया मीटिंग कर रहा था, जिसमें इस बात पर सोच विचार हो रहा था कि इंसानों की दुनिया से कोकाफ के जिन कैसे वहाँ आने में कामयाब हो गए। यामाग साम इस वक्त सामरी के महल की छत पर उतर गया था। सामरी को तब भी पता ना चल सका कि कोकाफ का सरदार सांप यामाग इसके महल के ऐन ऊपर छत पर पहुंच गया है। यामाग साम का ये सोचकर हौसला बुलंद हो गया था कि सामरी का जादू भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका और वो इसके खूनी तिलिस्मी जाल को तोड़ता हुआ महल पर आ गया है। इसने देखा महल की छत पर से एक जीना नीचे जाता था। जीने का आहनी दरवाजा बंद था। वो गैबी हालत में था। बड़ी आसानी के साथ लोहे के दरवाजे में से निकल गया। जीने में अंधेरा था, मगर यामाग साम को सब कुछ नजर आ रहा था। वो एक बड़े कमरे में पहुंच गया, जिसकी दीवारों पर उल्लुओं, चमगादड़ों और बिल्लियों की खोपड़ियां लटक रही थी। दरमियान में एक मेज पर अजदहे का बुत रखा हुआ था, जिसने अपना मुंह खोल रखा था। इसके मुंह के अंदर से नीली रोशनी की शुआएं निकल रही थी। यामाग साम को इस वक्त सामरी की ख्वाबगाह की तलाश थी। वो दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ एक बदरू हाथ में जलती हुई शम्मा पकड़े आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थी। एक दूसरी बदरू इसके करीब से गुजरी। इसने पहली बदरू से कहा, सामरी की ख्वाबगाह की सारी शम्में रोशन कर देना, ये सामरी का हुक्म है। शमादान वाली बदरू ने कहा, ठीक है, आज सारी शम्में रोशन कर दूंगी। यामाग साम गैबी हालत में ही इस बदरू के पीछे लग गया। वो बड़ा खुश हुआ कि इसे सामरी की ख्वाबगाह का पता चल गया था। वह बदरू के पीछे पीछे चलता सामरी की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। बदरू ने शमादान एक जगह रखकर ख्वाबगाह की सारी शम्में रोशन कर दी। ख्वाबगाह में रोशनी ही रोशनी हो गई। यामाग साम ने दीवारों पर यहाँ उल्लुओं और चमगादड़ों के कटे हुए सर लटकते देखे। दरमियान में सामरी का बहुत बड़ा पलंग बिछा हुआ था। पास ही छोटी सी मेज पर पानी से भरा हुआ जग और ग्लास पड़ा था। यामाग पलंग के नीचे आ गया। इसने फर्श पर हाथ फेरकर महसूस किया एक जगह से फर्श जरा सा उभरा हुआ था। वो फर्श के टुकड़ों को उठाने की कोशिश करने लगा। ये तह खाने को जाने वाले जीने के ऊपर लकड़ी का ढक्कन था। यामाग ने एकदम से जोर लगाया तो फर्श का ढकना तो खुल गया, मगर वो खुद बड़ी जोर से इस मेज के पाए से टकरा गया, जिसके ऊपर पानी से भरा हुआ जग रखा था। टकराने से पानी का जग यामाग के ऊपर गिर पड़ा। जो ही पानी यामाग पर गिरा, इस पर खोपड़ी के तिलिस्म का असर खत्म हो गया। तिलिस्म के खत्म होते ही सामरी का तिलिस्म बेदार हो गया और महल में चारों तरफ शोरोगुल और बदरूहों की चीखों पुकार मच गई। सबको पता चल गया कोई दुश्मन सामरी की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया है। सामरी को भी फौरन इल्म हो गया। वो जिस कमरे में बदरूहों और जादूगरों के साथ मीटिंग कर रहा था, इस कमरे की दीवारों पर लगे हुए उल्लुओं के सर जोर जोर से चिल्लाने लगे। सामरी ने गरज कर कहा, दुश्मन मेरे कमरे में आ गया है, इसको पकड़कर वहीं सर कलम कर दो। सारे महल के भूत, जादूगर, अजदहे और चुड़ैलें चीख चीख कर सामरी की ख्वाबगाह की तरफ दौड़ पड़ी। यामाग साम ने जब ये शोर सुना तो समझ गया कि पानी गिरने से खोपड़ी का असर खत्म हो गया है और अब इसकी जान सख्त खतरे में है। इसके सामने तह खाने वाले जीने का मुंह खुला हुआ था। इसने जीने में छलांग लगा दी और नीचे ही नीचे सीढ़ियों पर लुढ़कता चला गया। यामाग के पास जो अपनी ताकत थी, इसकी मदद लेते हुए वो इंसानी शक्ल से फौरन सांप की शक्ल में आ गया। इतनी देर में बदरूहें और चुड़ैलें सामरी की ख्वाबगाह में आ गई थी। वो सामरी के पलंग के नीचे घुस गई। जीने का ढकना खुला देखा तो चीख चीख कर वावेला मचा दिया और जीने में छलांगे लगा दी। यामाग साम सख्त घबराया हुआ था। चुड़ैलों और बदरूहों की भयानक चीखों की आवाजें इसके करीब आती जा रही थी। वो एक तंग कोठरी में आ गया, जहाँ अंधेरे में इसने कोने में एक पुराना ताबूत पड़ा हुआ देखा। ताबूत में एक तरफ गोल सुराख था। यामाग साम को घबराहट में और कुछ न सूझा। वो ताबूत के सुराख में दाखिल हो गया। यामाग सांप के रूप में था। ताबूत के अंदर हड्डियों का एक इंसानी ढांचा पड़ा था। ढांचे की खोपड़ी ढांचे के सीने पर रखी हुई थी। यामाग सांप सख्त परेशान था। बदरूहों और चुड़ैलों की चीखें कोठड़ी में ताबूत के बाहर साफ सुनाई दे रही थी। वो अपनी मौत के लिए तैयार हो गया, फिर भी जान बचाना इसका फर्ज था। वो ताबूत में इधर उधर रेंगने लगा कि शायद कहीं छुपने को कोई जगह मिल जाए। अचानक इसको एक धीमी धीमी इंसानी आवाज आई, यामाग, मेरी खोपड़ी में दाखिल हो जाओ।
बाहर रहोगे तो मारे जाओगे। यमाग सांप जल्दी से हड्डियों के ढांचे की सीने पर पड़ी खोपड़ी के अंदर चला गया। खोपड़ी के अंदर पहुंचते ही यमाग सांप को अपने आप ही कुछ सुकून महसूस होने लगा। वही धीमी इंसानी आवाज फिर सुनाई दी, यहाँ तुम पर सांबरी के जादू का कोई असर नहीं होगा, अपने आप को बिल्कुल महफूज समझो। यमाग सांप सांस रोककर खोपड़ी के अंदर सिमट कर बैठ गया। इसे कोठरी में बदरूहों और चुड़ैलों की चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। बदरूहें और चुड़ैलें परेशान थी क्योंकि इन्हें यमाग सांप के जिस्म की लहरें महसूस होना एकदम बंद हो गई थी। वो परेशान होकर इधर उधर यमाग को तलाश कर रही थी, मगर इन्हें वो कहीं नहीं मिल रहा था। एक बदरू ने ताबूत का ढकना उठा दिया, अंदर झांक कर देखा, फिर इस खोपड़ी को उठा लिया जिसमें यमाग सांप छुपा हुआ था। ये इस खोपड़ी का असर था कि बदरू को ना तो यमाग सांप की बू आई, ना ही इसके जिस्म की लहरें महसूस हुई और ना ही यमाग सांप नजर आया। बदरू ने खोपड़ी इंसानी ढांचे पर रख दी और ताबूत का ढकना बंद कर दिया। यमाग सांप की जान में जान आ गई। जब कोठरी में से बदरूहों और चुड़ैलों की चीखों पुकार सुनाई देना बंद हो गई तो खोपड़ी की धीमी आवाज आई, यमाग, मैं जानता हूँ तुम कोकाफ के सरदार सांप हो। मैंने तुम्हें इसी वक्त पहचान लिया था जब तुम मेरे ताबूत में दाखिल हो गए थे। तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि तुम मेरे ताबूत में आ गए, वरना इस वक्त तक बदरूहें और चुड़ैलें तुम्हारी बोटियां उड़ा चुकी होती। यमाग सांप ने धीमी आवाज में खोपड़ी का शुक्रिया अदा किया और पूछा, मेरे मेहरबान, तुम कौन हो जिसने ऐन वक्त पर मेरी जान बचा ली? खोपड़ी ने कहा, मैं सांबरी का उस्ताद जादूगर था, मगर सांबरी ने मेरे साथ गद्दारी की। जब इसने मुझसे सारे तिलिस्मी मंत्र सीख लिए तो मुझे कत्ल करवाकर इस कोठरी में ताबूत में बंद कर दिया। अब मेरी रूह भी इस ताबूत के अंदर ही कैद है और अजाब सह रही है, क्योंकि मैं एक शैतानी जादूगर था। याद रखो, जादू बरहक है, मगर जादू करने वाला काफिर होता है। जादूगरी गुनाह है और जादूगर की रूह को कभी चैन नसीब नहीं होता। मेरी रूह भी ये अजाब बर्दाश्त कर रही है, मगर मैं तुम्हारी जान बचाकर तुम्हारे साथ नेकी करना चाहता था, क्योंकि तुम कोकाफ के नेक दिल और इंसानों के हमदर्द सांप हो। यमाग सांप ने एक बार फिर जादूगर की रूह का शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरे मेहरबान, मैं यहाँ अपने मरहूम दोस्त नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट तलाश करने आया था, जो सांबरी ने मक्कारी से चुराकर तहखाने में कहीं छुपाया हुआ है। क्या तुम मुझे बता सकते हो लॉकेट यहाँ किस जगह पर है? जादूगर की रूह ने जवाब दिया, यमाग, सुलेमानी लॉकेट साथ वाली कोठरी में पत्थर के एक संदूकचे में बंद है, मगर तुम इसे हासिल नहीं कर सकोगे। क्यों मेरे मेहरबान बुजुर्ग? जादूगर की रूह ने कहा, इसलिए कि तुम्हारे जिस्म पर पानी गिरने से कलाम जादूगर की बेटी सांची के जादू का असर खत्म हो चुका है। जब तक तुम मेरे ताबूत के अंदर हो तुम सांबरी के तिलिस्म से बचे हुए हो। जो ही तुम ताबूत से बाहर निकले सांबरी की बदरूहें तुम पर हमला कर देंगी और तुम्हारी तिक्का बोटी कर देंगी। तुम लॉकेट तक पहुंच ही नहीं सकोगे। यमाग सांप परेशान हो गया और कहने लगा, फिर मुझे क्या करना चाहिए जनाब? मेरे लिए नस्तूर का सुलेमानी लॉकेट ले जाना बहुत जरूरी है। जादूगर की रूह ने कहा, अगर तुम्हें जान प्यारी नहीं और तुम जरूर मरना चाहते हो तो बेशक लॉकेट हासिल करने के लिए मेरे ताबूत से बाहर चले जाओ। यमाग सांप ने कहा, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? जादूगर की रूह ने जवाब दिया, मैं जितनी तुम्हारी मदद कर सकता था मैंने कर दी है। इसके आगे मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मैं जो कुछ कर सकता था ताबूत के अंदर रहकर ही कर सकता था। इसके बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए यही बेहतर है यहाँ से निकल जाओ और दूसरी बार कोई नई ताकत हासिल करके सुलेमानी लॉकेट लेने आओ। यमाग सांप मजबूर हो गया। सोचा कि उसे अभी वापस ही चले जाना चाहिए, यही इसके लिए बेहतर है, मगर वहाँ से निकलना भी खतरनाक था। इसने जादूगर की रूह से कहा, मेरे मेहरबान, मुझे वापस जाने के लिए भी आपके ताबूत से बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर सांबरी की बदरूहें और सांबरी का तिलिस्म फैला हुआ है। जादूगर की रूह ने कहा, फिक्र न करो, इसका इलाज मेरे पास मौजूद है। ताबूत में जहाँ मेरे पाँव की हड्डियाँ पड़ी हैं, इनके नीचे एक सुराख है। इस सुराख में उतर जाओ, आगे तुम्हें पानी की एक छोटी सी नाली मिलेगी। इस नाली में आगे चलते जाना। ये नाली आगे जाकर एक गटर में गिरती है। इस गटर के ऊपर लोहे का एक जंगला लगा हुआ है। तुम इस जंगले से बाहर निकल जाना और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से दूर भाग जाना। इसके बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। यमाग सांप ने जादूगर की रूह का शुक्रिया अदा करके खुदा हाफिज कहा और इसके ढांचे की पाइंती की तरफ आ गया। यहाँ इसके पाँव की हड्डियाँ पड़ी थी। यमाग सांप ने हड्डियों को परे किया तो नीचे एक सुराख नजर आया। वो सुराख में दाखिल हो गया। सुराख नीचे ही नीचे जमीन के अंदर काफी दूर तक उतर गया था। फिर एक छोटी सी नाली आ गई जिसमें पानी बह रहा था। यमाग सांप पानी में उतर गया और आगे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। नाली कई जगहों से घूमकर फिर सीधी हो गई। ये नाली जमीन के नीचे बनी हुई थी और काफी लंबी थी। यमाग कितनी देर तक इसमें तैरता रहा, मगर नाली खत्म होने का नाम ना लेती थी। आखिर नाली खत्म हो गई। इसका पानी नीचे एक बहुत बड़े गटर में गिर रहा था, जो एक अंधे कुएं की तरह था। पानी के बहाव के जोर से यमाग सांप गटर के कुएं में गिर पड़ा।
کنویں کے پانی میں گرتے ہی وہ تیر کر کنویں کی دیوار کے ساتھ لگ کر اوپر کی طرف رینگنے لگا۔ کنویں کی دیوار پر بڑی پھسلن تھی، یاماگ سام کو رینگنے میں بڑی دقت ہو رہی تھی، پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور کسی نہ کسی طرح اوپر گٹر کے کنویں کے منہ پر آ گیا جو ایک جنگلے سے ڈھکا ہوا تھا۔ یاماگ سام جنگلے کی سلاخوں میں سے گزر کر گٹر سے باہر کھلی فضا میں آ گیا۔ اس نے دیکھا چاروں طرف بھیانک تاریکی ہے، آسمان پر ایک بھی تارا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ غائب ہو کر ہوا میں اڑنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اچانک ایک طرف سے بدروحوں اور چڑیلوں کی چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں اس طرف تیزی سے بڑھ رہی تھیں۔ وہ سمجھ گیا سامری کی بدروحوں کو اس کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ فوراً کنویں کے اندر چلا گیا اور دیوار کے ایک سوراخ میں چھپ گیا۔ چیخوں کی آوازیں وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ یہ بدروحوں اور چڑیلوں کی آوازیں تھیں جو اس سارے جنگل کے اندھیرے میں چمگادڑوں کی طرح غوطے لگا لگا کر چیختی چلاتی یاماگ سام کو ڈھونڈ رہی تھی۔ یاماگ سام سانس روک کر اینٹوں میں چھپا بیٹھا تھا۔ جب یاماگ سام کو گئے کافی دیر ہو گئی اور وہ واپس نہ آیا تو قلعے کے کھنڈر میں چھپے ہوئے زکوٹا اور امرو عیار پریشان ہونے لگے۔ امرو عیار کہنے لگا، ضرور یاماگ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، مجھے اس کی مدد کو جانا چاہیے۔ زکوٹا بولا، ہاں اب زیادہ دیر انتظار کرنا مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے یاماگ کو تمہاری مدد کی شدید ضرورت ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم صرف یاماگ کی مدد ہی نہیں کرو گے بلکہ سلیمانی راکٹ لانے میں بھی کوشش کرو گے۔ امرو نے کہا، فکر نہ کرو، میں دونوں کام کر کے ہی آؤں گا۔ زکوٹا کہنے لگا، اگر ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد تم نے بھی دیر لگا دی تو میں یہاں سے چل پڑوں گا۔ اب جاؤ، وقت ضائع نہ کرو، اور ہاں اپنے جسم کو پانی سے بچانا، کیونکہ اگر تم پر پانی کی ایک چھینٹ بھی پڑ گئی تو کھوپڑی کا طلسم جاتا رہے گا اور تم سامری جادوگر کی بدروحوں اور چڑیلوں کے رحم و کرم پر ہوگے۔ امرو عیار بولا، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں، میں جاتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر امرو عیار نے منہ سے طوطے کی آواز نکالی اور غائب ہو گیا۔ امرو عیار کے جسم پر کھوپڑی کے طلسم کا سارا اثر موجود تھا، اس لیے وہ بے خوف ہو کر فضا میں سامری کے محل کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ وہ انسانی شکل میں غیبی حالت میں تھا۔ جب وہ سامری کے محل کی خاص فضا میں داخل ہوا تو اژدہوں اور بدروحوں کو تھوڑا تھوڑا محسوس ہو گیا کہ کوئی دشمن فضا میں داخل ہو گیا ہے۔ اژدہوں نے آگ اگلنا شروع کر دی، بدروہیں چمگادڑوں کی طرح چیخ چیخ کر رات کی تاریک فضاؤں میں غوطے لگانے لگی، مگر ان میں سے کوئی بھی امرو عیار کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امرو عیار سامری کی طلسم، چڑیلوں کی چیخوں اور اژدہوں کی آگ میں سے گزرتا ہوا سامری کے محل کی چھت پر اتر گیا۔ امرو عیار غلطی سے اس چھت پر نہیں اترا تھا جس چھت پر یاماگ سام اترا تھا۔ یہ چھت سامری کے محل کی ایک دوسرے کمرے والی چھت تھی۔ اس کے نیچے سامری کی خوابگاہ نہیں تھی، بلکہ اس کے نیچے محل کا ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا ہوا تھا۔ امرو عیار نے چھت پر اترتے ہی اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی زینہ یا سیڑھی نیچے نہیں جاتی تھی۔ چاروں طرف چھت کی منڈیریں تھی جس کے کونوں پر اژدہوں کے بت بنے ہوئے تھے۔ ان اژدہوں کے منہ کے اندر سے نیلے رنگ کی لہریں نکل رہی تھی۔ امرو نے سوچا، سامری کے محل میں تو آ گیا ہوں، اب نیچے چل کر معلوم کرنا چاہیے سامری کا سونے کا کمرہ کہاں ہے، کیونکہ سامری کے سونے کے کمرے میں اس کے پلنگ کے نیچے سے اس خفیہ تہہ خانے کو راستہ جاتا تھا جہاں لاکٹ رکھا ہوا تھا۔ امرو کو ابھی تک یاماگ سام کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس کا اندازہ کہہ رہا تھا ضرور یاماگ سام تہہ خانے کے اندر کسی جگہ پھنس کر رہ گیا ہے، تہہ خانے میں جا کر ہی اس کا کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ یہ سوچ کر امرو عیار نے چھت پر سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے ایک چھوٹا سا باغ تھا جس کے درختوں پر اندھیرے میں لپٹے ہوئے سانپ امرو کو صاف نظر آ رہے تھے۔ ان کی ہلکی ہلکی پھنکاریں بھی وہ سن رہا تھا۔ امرو نے چھت کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ وہ غیبی حالت میں تھا، اس لیے بڑے آرام سے نیچے زمین پر آ گیا۔ امرو عیار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اس راستے کی تلاش میں تھا جو سامری کی خوابگاہ کو جاتا تھا۔ اسے وہاں کوئی زینہ یا برآمدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ محل کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوسری جانب چلنے لگا، شاید ادھر سے سامری کی خوابگاہ میں جانے کا کوئی راستہ نظر آ جائے۔ امرو عیار کی بدقسمتی اسے اس طرف لے آئی تھی۔ آگے پانی کا ایک گڑھا تھا جس کی سطح جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اوپر سے دیکھنے پر وہ بالکل زمین پر اگی ہوئی گھاس نظر آ رہی تھی۔ امرو عیار بے خیالی میں بڑے آرام سے چلتا آگے بڑھا۔ جو ہی اس نے جھاڑیوں پر پاؤں رکھا وہ دڑام سے پانی کے گڑھے میں گر گیا۔ پانی میں گرتے ہی اس کے جسم پر جادوگر کالام کی بیٹی کا جو طلسمی اثر تھا وہ غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی محل کی فضاؤں میں بدروحوں اور چڑیلوں کی چیخیں گونجنے لگیں۔ انہیں امرو عیار کا پتہ چل گیا تھا اور انہوں نے باغیچے پر حملہ کر دیا تھا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے سنتے رہیے اینک والا جن سٹوریز چینل پر۔